मुझे लगता था कि मेरी पत्नी इस दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी है, लेकिन उसकी हरकतें मुझे कभी भी समझ नहीं आई। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। फिर मैंने उसके खिलाफ एक प्लानिंग की, मैं उसका सच जान सकूं, और जब वो सच मेरे सामने आया तो मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, मेरा कोई नहीं था, और अब मेरी शादी की उम्र हो गई थी। मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, मैं बस 31 साल का था। जब मैं 25 साल का था तो मेरे पापा का देहांत हो गया था, और जब से मैं अकेला ही रह रहा हूँ। मैं अकेला रहता था, और सच कहूँ तो वो अकेलापन मुझे अंदर से धीरे धीरे खत्म कर रहा था। बाहर से मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक लगती थी। मैं समय पर उठता था, तैयार होकर ऑफिस जाता था, वहाँ पूरे दिन काम करता था, लोगों से हंसकर बात करता था, और शाम को वापस अपने फ्लैट में आ जाता था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी सुनसान जगह में आ गया हूँ। घर में सब कुछ था, अच्छा फर्नीचर था, टीवी था, फ्रिज था, जरूरी सामान था, आराम का बिस्तर था, लेकिन घर में इंसान की गर्माहट नहीं थी। कोई मेरा इंतजार करने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था कि दिन कैसा गया, कोई पानी तक देने वाला नहीं था, कोई हंसने बोलने चालने वाला नहीं था। मैं कई बार सिर्फ आवाज सुनने के लिए टीवी चला देता था, कभी मोबाइल पर गाने चला देता था ताकि कमरा थोड़ा जिंदा लगे। छुट्टी वाले दिन तो और भी मुश्किल होते थे। सुबह देर तक सोता रहता, फिर उठकर सोचता कि आज पूरा दिन कैसा कटेगा। लोग अपने परिवार के साथ घूमने जाते थे, दोस्तों के साथ बाहर जाते थे, और मैं खिड़की के पास बैठकर नीचे सड़क पर लोगों को आता जाता देखता रहता था। मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे हमेशा शादी करने के लिए कहते रहते थे। वो बोलते थे कि आदमी कितना भी कमाए, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर घर में लौटकर कोई अपना ना मिले तो जिंदगी अधूरी लगती है। मैं हर बार हंसकर बात को टाल देता था, कहता था कि अभी समय नहीं है, अभी काम बहुत है, अभी जिम्मेदारी है। लेकिन सच ये था कि मैं डरता था। मुझे लगता था कि अगर गलत इंसान मेरी जिंदगी में आ गया तो जो थोड़ा बहुत सुकून है वो भी खत्म हो जाएगा। मगर दोस्त लोग मानने वाले नहीं थे, वो मजाक भी करते थे, कहते थे कि तू अकेला ही बूढ़ा हो जाएगा। एक दिन मेरे सबसे करीबी दोस्त ने कहा कि उसकी पत्नी की दूर की बहन है, बहुत ही अच्छी लड़की है, सीधी है, घर संभालना जानती है, परिवार अच्छा है। उसने कहा कि एक बार चलकर देख ले, अगर पसंद ना आए तो मना कर देना। मैंने पहले मना किया, मगर फिर सोचा कि देखने में क्या जाता है, और मैं मान गया। जिस दिन मैं उसे देखने गया उस दिन मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी। मैं ज्यादा तैयार होकर भी नहीं गया था, क्योंकि मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। हम लोग उनके घर पहुँचे, वहाँ सब लोग बहुत अच्छे से मिले, माहौल साफ सुथरा और सादा था। थोड़ी देर के बाद वो कमरे में आई, उसका नाम रिया था। जैसे ही मैंने उसे देखा मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी, उसका चेहरा बहुत साफ था, आंखें बड़ी और शांत थी, रंग निखरा हुआ था, बदन पतला दुबला और नाजुक सा था। उसके चलने में भी एक सादगी थी। उसने सर झुकाकर नमस्ते किया और धीरे से बैठ गई। उसके चेहरे पर शर्म थी मगर बनावट नहीं थी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी मगर साफ थी। जब उससे कुछ पूछा जाता तो वो सोचकर जवाब देती। मैं उसे देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़की बाकी लोगों जैसी नहीं है। उसमें शांति थी, उसके चेहरे पर घर की परवरिश साफ दिखती थी। जब सब लोग बातें कर रहे थे तो मैं चुप था, मगर अंदर से मान चुका था कि अगर शादी करनी है तो ऐसी लड़की से ही करनी चाहिए। बाद में मेरे दोस्त ने बाहर आकर पूछा कि कैसी लगी। मैंने बस इतना कहा कि ठीक है, मगर वो मेरी आंखों में समझ गया कि वो मुझे पसंद आ गई है। कुछ ही दिनों में बात पक्की हो गई। घर वालों ने तारीख तय कर दी और जल्दी ही शादी हो गई। शादी बहुत सादगी से हुई मगर बहुत खुशी के साथ हुई। अपने लोग थे, हंसी थी, दुआएं थी, शोर था, खुशियों का माहौल था। जिस दिन वो दुल्हन बनकर मेरे सामने बैठी थी मैं बस उसे देखता ही रह गया था। लाल जोड़े में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर घूंघट की हल्की छाया थी, हाथों में मेहंदी थी और आंखों में शर्म थी। मुझे पहली बार लगा कि शायद अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है। शादी के बाद जब वो मेरे साथ मेरे फ्लैट में आई तो सच कहूँ वही जगह जो पहले मुझे सिर्फ रहने की जगह लगती थी अब घर लगने लगी। पहले जहाँ सन्नाटा होता था अब वहाँ बर्तनों की आवाज आने लगी, रसोई से खुशबू आने लगी, कमरे में किसी के चलने की आहट आने लगी। पहले मैं ऑफिस से लौटता था तो बस ताला खोलता था, अब दरवाजा खुलते ही लगता था कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। रिया के आने के बाद मेरी जिंदगी में सच में बाहर आ गई थी। मैं सुबह उठता तो वो मुझसे पहले उठ चुकी होती थी, नहा धोकर तैयार हो जाती थी। उसके गीले बाल पीछे ढीले से बंधे होते थे,
चेहरे पर हल्का सा मेकअप होता था, कमरे में साबुन, इत्र और उसके बालों की खुशबू फैली होती थी। वो जब रसोई में जाती थी तो चूड़ियों की हल्की आवाज आती थी और मुझे वो सब अच्छा लगता था। भले ही मैं कभी जताता नहीं था, उसे सजने संवरने का बहुत शौक था। वो रोज अलग कपड़े पहनती थी, कभी हल्की लिपस्टिक लगाती, कभी आंखों में काजल लगाती, कभी बाल नए तरीके से बनाती। मैं जानता था बहुत से आदमी अपनी बीवी से कहते हैं तैयार हुआ करो, ये पहनो वो पहनो, मगर मेरा स्वभाव अलग था। मुझे हमेशा सादगी पसंद थी। मुझे लगता था कि औरत अपने सामान्य रूप में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, बिना ज्यादा बनावट के, बिना दिखावे के। लेकिन मैंने कभी अपनी सोच उस पर थोपी नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि मेकअप मत करो, ना ही कभी रोका। मुझे लगता था हर इंसान को अपनी पसंद से जीने का हक है। अगर उसे सजने से खुशी मिलती है तो वो भी जरूरी है। वो अक्सर आईने के सामने बैठती और तैयार होकर मुझसे पूछती कि कैसी लग रही हूँ। मैं ज्यादा तारीफ करने वाला आदमी नहीं था, इसलिए बस कह देता कि अच्छी लग रही हो। वो नाराज होकर कहती कि बस इतनी सी बात, फिर खुद ही हंस पड़ती थी। वो खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। पहले मैं बाहर का खाना खा खाकर थक चुका था। अब घर आते ही गरम रोटी मिलती, दाल की खुशबू मिलती, सब्जी मिलती। वो पूछती कि आज क्या खाओगे। मुझे ये सवाल बहुत अपना लगता था, क्योंकि पहले किसी ने मुझसे इतने प्यार से कुछ नहीं पूछा था। मैं कह देता कि जो बनाओगी अच्छा होगा, तो वो मुस्कुरा देती थी। मैं रोज ऑफिस जाता था, मगर अब जल्दी घर लौटने का मन करता था। पहले काम खत्म होने के बाद भी बाहर घूमता रहता था, दोस्तों के साथ बैठ जाता था, मगर अब घड़ी देखता रहता था कि कब छुट्टी हो और कब मैं घर जाऊं। मुझे पता था कि कोई अब मेरा इंतजार कर रहा है। शाम को मैं आता तो वो दरवाजा खोलती, कभी हाथ में आटा लगा होता, कभी माथे पर पसीना होता, कभी बाल खुल जाते, मगर वो हर रूप में अच्छी लगती थी। वो पूछती कि बहुत थक गए हो क्या। मैं कहता कि नहीं। फिर वो चाय बनाती और मेरे सामने बैठ जाती, अपने दिन भर की छोटी छोटी बातें बताती। पड़ोसन क्या कह गई, बाजार में क्या देखा, कौन सी चीज पसंद आई, किससे बात हुई। मैं चुपचाप सुनता रहता और मुझे बहुत अच्छा लगता कि कोई अपने दिन की बातें मेरे साथ बांट रहा है। छुट्टी वाले दिन हम साथ बाजार जाते, कभी फिल्म देखते, कभी बाहर खाना खाते, कभी बस घर में बैठकर बातें करते। मैं पहले चिड़चिड़ा रहता था, अब हंसने लगा था। पहले छुट्टी बोझ लगती थी, अब इंतजार रहता था। मैं कभी कभी उसे काम करते हुए चुपचाप देखता रहता था और सोचता था कि ये लड़की मेरी जिंदगी में ना आती तो शायद मैं ऐसे ही अकेला रह जाता। मुझे सच में लगता था जैसे सूखे पेड़ पर फिर से पत्ते आ गए हों, जैसे बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो, जैसे किसी सुनसान घर में रोशनी जल गई हो। रिया मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत बन गई थी। मैं अब अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा था। मैं सोचता था कि थोड़ा पैसा जोड़ूं, अच्छा घर खरीदूं, उसके लिए गाड़ी लूं, उसे खुश रखूं, उसे कभी दुख न दूं। मैं पहली बार किसी के लिए जिम्मेदारी महसूस कर रहा था और ये एहसास अच्छा था। उस समय तक मुझे यही लगता था कि जिंदगी अब सही रास्ते पर आ गई है। जो खालीपन सालों से मेरे अंदर था वो भर गया है। जो उदासी मेरे चेहरे पर रहती थी वो खत्म हो गई है। मैं सच में खुश था, बहुत खुश। और मेरी उस खुशी की सबसे बड़ी वजह रिया थी। मुझे क्या पता था कि जिंदगी हमेशा सीधी राह पर नहीं चलती और हर मुस्कान के पीछे कभी कभी कुछ ऐसे राज भी छुपे होते हैं जिनका अंदाजा इंसान को बहुत देर से होता है। मगर उस वक्त तक मेरी दुनिया बहुत सुंदर थी और मैं उसे ही अपनी असली जिंदगी मान बैठा था। एक दिन की बात है, मैं सुबह चाय पी रहा था और वो हमेशा की तरह शीशे के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था, बाल अच्छे से बने हुए थे और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मैंने सोचा कि प्यार से समझाना चाहिए, इसलिए मैंने नरम आवाज में कहा कि सुनो, तुम इतना मेकअप मत किया करो, तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। मैं तो बस तुम्हारी फिक्र में कह रहा हूँ। मेरी बात सुनते ही उसने शीशे से नजर हटाई और मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। वो थोड़ी सख्ती से बोली, अच्छा तो मेरा मेकअप करना आपको बुरा लगता है? आप नहीं चाहते कि आपके पैसे इन चीजों पर खर्च हों? अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसों से कुछ नहीं लूंगी, मैं अपने लिए खुद खरीद लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मेरा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैंने जल्दी से कहा कि अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। ज्यादा चीजें चेहरे पर लगाने से स्किन खराब हो जाती है, इसीलिए बस समझा रहा हूँ। मगर वो मेरी बात मानने की मूड में ही नहीं थी। उसने होठ भींचकर कहा कि मुझे जैसे रहना अच्छा लगता है मैं वैसे ही रहूंगी, मुझे तैयार रहना पसंद है और मैं ये सब नहीं छोड़ूंगी। उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि मुझे समझ आ गया कि अब कुछ भी कहना बेकार है,
इसीलिए मैं चुप हो गया। मैंने सोचा कि नई शादी है, अभी सब बातों पर बहस करना ठीक नहीं है, धीरे धीरे खुद ही बदल जाएगी। मुझे लगा जब घर की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो उसका ध्यान अपने आप इन चीजों से हट जाएगा, मगर मैं गलत था। अगले ही दिन फिर से वही हुआ। सुबह मेरी आँख खुली तो वो मुझसे पहले उठ चुकी थी, नहा धोकर पूरी तरह तैयार थी, बाल गीले थे और क्लिप से पीछे बंधे हुए थे, चेहरे पर हल्का मेकअप था, कपड़े भी अच्छे से पहने हुए थे और कमरे में उसकी खुशबू फैली हुई थी। मैं तो बस उसे देखता रह गया। फिर किचन से बर्तनों की आवाज आने लगी। मैं बाहर गया तो देखा वो नाश्ता भी बना रही थी, गैस पर चाय चढ़ी थी और साथ साथ वो घर भी संभाल रही थी। मुझे सच में हैरानी होती थी कि कोई इंसान इतना सज धज कर भी घर का सारा काम कैसे कर सकता है। वो पूरे फ्लैट को चमका कर रखती थी, खाना इतना स्वादिष्ट बनाती थी कि बाहर गैलरी तक खुशबू चली जाती थी। पड़ोसी भी कई बार पूछ लेते थे कि आज क्या बना है। मैं अंदर ही अंदर मानता था कि वो मेहनती है, समझदार है और घर संभालना जानती है। बस उसकी कुछ आदतें मेरी सोच से अलग थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया, हर इंसान अलग होता है, उसे जैसा रहना अच्छा लगता है रहने दूं। इसलिए मैंने उस बात को वहीं पर खत्म कर दिया। दिन गुजरते गए, हमारी जिंदगी ठीक चल रही थी। मैं ऑफिस जाता था, शाम को लौट आता था। वो मेरा इंतजार करती थी, खाना तैयार रखती थी, कभी हंसती थी, कभी छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती थी, मगर घर में रौनक थी। मैं खुश था और मुझे लगता था कि अब जिंदगी संभल गई है। फिर एक दिन रात को हम दोनों खाना खाकर बैठे थे, मौसम भी अच्छा था और मेरा दिल हुआ कि अब आगे की जिंदगी की बात करनी चाहिए। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा कि सुनो, अब हमें एक बच्चा कर लेना चाहिए। मेरी बात सुनते ही जैसे किसी ने उसका रंग उड़ा दिया हो, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और खड़ी हो गई। वो तेज आवाज में बोली, क्या कह रहे हैं आप? अभी हमारी शादी को कितना समय हुआ है और आप अभी से बच्चे की बात करने लगे? मैं थोड़ा संभल कर बोला, इसमें गलत क्या है? मैं तो बस सोच रहा था कि अभी अगर एक बच्चा हो जाए तो 2-3 साल बाद दूसरा हो जाएगा, घर भी पूरा लगेगा और बच्चे भी साथ साथ बड़े हो जाएंगे। उसने मेरी बात पूरी होने से पहले ही काट दी और बोली कि आप पागल हो गए हैं क्या? मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर कभी करूंगी भी तो सिर्फ एक बच्चा ही करूंगी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया। मैंने सोचा शायद मजाक कर रही है, इसलिए मैंने हल्के अंदाज में कहा, अच्छा अगर बेटा ना हो और बेटी हो जाए तो? फिर उसने तुरंत गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोली, अच्छा तो आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बेटा बेटी में फर्क करते हैं, आपको बेटा चाहिए? मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गया क्योंकि मेरा मतलब बिल्कुल वैसा नहीं था। मैंने जल्दी से कहा कि नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं तो बस कह रहा था कि अगर हमारा एक बेटा हो और एक बेटी हो तो घर कितना अच्छा लगेगा, दोनों बच्चे साथ खेलेंगे, घर में रौनक रहेगी। मगर उसने सर हिलाकर कहा कि नहीं, मुझे बच्चे पसंद नहीं है और अगर कभी मैंने बच्चा किया तो सिर्फ एक ही करूंगी, चाहे बेटा हो या बेटी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी तो मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती। उसकी आवाज में साफ नाराजगी थी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मेरे हाथ की उंगलियां अब भी उसी तरह जुड़ी हुई थी जैसे मैं उससे प्यार से बात कर रहा था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जिससे वो इतना नाराज हो गई। मैं तो बस अपने घर परिवार के बारे में सोच रहा था। मुझे बच्चों से हमेशा प्यार रहा था। मैं चाहता था कि घर में हंसी हो, शोर हो, छोटे छोटे कदमों की आवाज हो, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं देर तक वहीं बैठा सोचता रहा कि शायद उसकी अपनी कोई सोच है, शायद अभी वो तैयार नहीं है, शायद उसे डर लगता हो, शायद वो अपनी आजादी खोना नहीं चाहती हो। मैं खुद को समझाने लगा, मगर दिल के अंदर हल्की सी उदासी उतर आई थी। उस रात वो देर से कमरे में आई और बिना कुछ बोले अपनी तरफ लेट गई। मैंने भी कुछ नहीं कहा। मैं समझ गया था कि इस बात को अभी छेड़ना ठीक नहीं है, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि हम दोनों साथ रहते जरूर हैं, मगर हमारी सोच बहुत अलग है। मैं छत की तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि शादी सिर्फ एक घर में रहने का नाम नहीं है, दो दिलों का एक जैसा होना भी जरूरी होता है और शायद हमें अब एक दूसरे को बहुत समझना बाकी था। शादी के शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि उसके स्वभाव में बदलाव आ रहा है। पहले वो हंसकर बात करती थी, हर काम खुशी से करती थी, घर में नरमी रहती थी, मगर अब उसके बोलने का तरीका बदलने लगा था। उसकी आवाज में अपनापन कम और हुक्म ज्यादा आने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे होने लगा। एक दिन मैं ऑफिस से लौटा तो वो कपड़े अलग कर रही थी और बड़े सामान्य ढंग से बोली, सुनिए, जिस दिन मैं घर में कपड़े धोऊंगी उस दिन खाना बाहर से आएगा, क्योंकि कपड़े धोकर मैं थक जाती हूँ और मुझसे फिर खाना नहीं बनता।
उसने ये बात ऐसे कही जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो और मुझे सिर्फ सुनाया जा रहा हो। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया। मेरे मन में आया कि कहूँ कि घर के काम तो हर घर में होते हैं और लोग सब संभालते भी हैं, लेकिन मैंने झगड़े से बचने के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर सच में थक जाती है तो बाहर से खाना मंगा लेंगे, बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद फिर उसने नया नियम सुना दिया। उस दिन वो चाय पीते हुए बोली, मैंने सोचा है कि हफ्ते में एक दिन खाना बाहर से आया करेगा। हम 2 ही लोग हैं, इतना क्या रोज रोज बनाना, और वैसे भी मुझे बाहर का खाना पसंद है। उसकी आवाज में पूछने जैसा कुछ नहीं था, सीधा फैसला था। मैं चुप बैठा रहा। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जैसे मेरी राय की कोई जरूरत ही नहीं थी। मुझे अंदर से अजीब लगा, क्योंकि घर हम दोनों का था, खर्चा हम दोनों की जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन फैसले सिर्फ वो कर रही थी। मैं फिर भी चुप रहा, क्योंकि मैं घर में शांति चाहता था। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि वो हर बात इसी तरह कहने लगी थी जैसे आदेश दे रही हो, जैसे इस घर में वही आखिरी बात हो और मुझे बस मानना है। फिर कुछ दिन के बाद उसने एक और बात कही जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। वो बोली, अब से जब मेरा दिल करेगा तभी खाना बनाऊंगी, क्योंकि हम घर में सिर्फ 2 लोग हैं और 2 लोगों के लिए रोज खाना बनाना मुझे टाइम खराब करना लगता है। मैं उसकी बात सुनकर सुन रह गया। मैंने धीरे से कहा कि ये कैसी बात है, खाना तो रोज की जरूरत है, अगर तुम नहीं बनाना चाहो तो मैं मदद कर दूंगा या कोई और तरीका निकाल लेते हैं। मगर उसने मेरी बात बीच में काट दी और बोली कि मुझे बहस नहीं करनी, जो कहा है वही होगा। मैं कुछ पल खामोश रहा। मुझे पहली बार लगा कि बात सिर्फ खाने की नहीं है, बात सोच की है। उसे घर चलाना जिम्मेदारी नहीं, बोझ लगने लगा था, और मेरी बात सुनना उसे जरूरी नहीं लगता था। घर के खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे, बाहर का खाना सस्ता नहीं आता था, रोज नए सामान आते थे, उसकी पसंद की चीजें आती थी, लेकिन इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर मैं कभी खर्चे की तरफ इशारा भी करता तो वो तुरंत कहती कि आप पैसे का हिसाब मत दिया कीजिए, मुझे तंगी में जीना पसंद नहीं है। मैं ये सुनकर चुप हो जाता, क्योंकि मैं कंजूस नहीं था, बस संभल कर चलना चाहता था, मगर उसे हर समझदारी रोक टोक लगती थी। फिर एक दिन उसने घर में एक और नियम बना दिया। वो किचन में खड़ी थी और सख्त आवाज में बोली। उसकी बात सुनकर मैं उलझ गया। मैंने पूछा, आरओ का पानी मतलब क्या कहना चाहती हो? उसने चिढ़कर कहा कि मतलब जो मैं कह रही हूँ वही समझो, ज्यादा सवाल मत किया करो। मैं हैरान रह गया। कभी वो किसी चीज पर अड़ जाती, कभी किसी चीज पर नया नियम बना देती, कभी कहती कि ये मत करो, कभी कहती वो ऐसे ही होगा। उसका व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। पहले जो लड़की हंसती थी अब हर बात पर तन जाती थी, पहले जो प्यार से समझाती थी अब आदेश देती थी। मैंने कई बार प्यार से समझाने की कोशिश की। मैं कहता कि देखो, हम आराम से बात कर सकते हैं, जो ठीक लगे मिलकर तय कर लेते हैं, मगर वो मेरी बात सुनना गवारा ही नहीं करती थी। मैं बोलना शुरू करता और वो चेहरा फेर लेती या कहती कि मुझे लेक्चर मत दीजिए, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। उसकी हर बात पत्थर की लकीर बनती जा रही थी और घर का माहौल बदलता जा रहा था। मैं ऑफिस से लौटता तो सुकून की जगह तनाव महसूस होने लगा था। दरवाजा खोलते ही मन में आता, आज पता नहीं कौन सा नया नियम सुनने को मिलेगा, कौन सी बात पर बहस होगी, किस बात पर वो नाराज होगी। मैं अपने ही घर में संभल संभल कर चलने लगा था। बोलने से पहले सोचता था कहीं इसे बुरा न लग जाए, पूछने से पहले डरता था कि कहीं झगड़ा न शुरू हो जाए। ये वही घर था जहाँ कभी लौटने की जल्दी होती थी, अब वही घर मुझे अजनबी लगने लगा था। वो अपने मन की हर चीज करती थी, कभी घंटों फोन पर लगी रहती, कभी बिना बताए बाहर से खाना मंगा लेती, कभी घर का सामान बदल देती, कभी मेरे रखे सामान को इधर उधर कर देती, और अगर मैं कुछ कह देता तो जवाब मिलता कि ये घर सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है। बात सही थी मगर तरीका गलत था। घर बराबरी से चलता है, एक दूसरे को मिटाकर नहीं। मैं चाहता था वो अपनी पसंद से रहे, खुश रहे, मगर मेरी भी कोई जगह हो, मेरी बात की भी कोई कीमत हो। मगर उसे जैसे मेरी जरूरत सिर्फ खर्च चलाने तक थी, मेरी राय उसकी नजर में महत्वहीन हो चुकी थी। मैं धीरे धीरे चुप रहने लगा था, क्योंकि हर बात का अंत झगड़े में होता था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूटने लगा था। आदमी बाहर की थकान सह लेता है, मगर जब घर आकर भी उसे अपनापन ना मिले तो वो खाली होने लगता है। मेरे साथ भी वही हो रहा था। मैं उसके सामने बैठा रहता था, मगर हम दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। मैं उसे देखता और सोचता, यही वो लड़की है जिसके आने से ये फ्लैट घर लगा था, और आज उसी घर में मैं खुद को मेहमान से भी कम महसूस कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया, या शायद मैं ही उसे कभी समझ नहीं पाया। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता जा रहा था और हमारी शादी को 7-8 महीने हो चुके थे।
ऊपर से देखने वालों को सब ठीक लगता था। घर था, नौकरी थी, रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी, कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं थी, मगर अंदर से घर में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। पहले जो बातें होती थी, हंसी होती थी, छोटी छोटी खुशियां होती थी, वो सब जैसे धीरे धीरे कहीं खो गया था। हम एक ही घर में रहते थे, मगर दिलों में दूरी आने लगी थी और इस दूरी को मैं हर दिन महसूस करता था। वो पूरे समय अपने मेकअप में लगी रहती थी, सुबह उठते ही शीशे के सामने खड़ी हो जाती थी, फिर क्रीम, पाउडर, ब्रश, बोतलें, डिब्बे सब कुछ सामने फैला होता था। कमरे में हर समय उसके मेकअप की खुशबू रहती थी। शुरू शुरू में मुझे वो खुशबू अच्छी लगती थी, लगता था कि घर में रौनक है, नई शादी है, सजना संवरना स्वाभाविक है। मगर अब वही खुशबू मुझे भारी लगने लगी थी, जैसे वो सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि हमारे बीच की दूरी की याद हो। वो महक कमरे में हर वक्त रहती थी और मुझे चिढ़ होने लगती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे दिमाग पर चल रही हो। मैं ऑफिस से थका हुआ आता था, चाहता था कमरे में सुकून मिले, मगर अंदर आते ही वही तेज खुशबू और शीशे के सामने खड़ी उसकी परछाई नजर आती थी। मैं उसे देखता और सोचता, क्या इसे अपने अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता? रात को भी वो मेकअप उतार कर नहीं सोती थी। मुझे ये बात सबसे अजीब लगती थी। सोने से पहले भी चेहरा चमकता हुआ रहता था, होठ सजे हुए, बाल ठीक किए हुए, और सुबह जैसे ही आँख खुलती वो फिर उठकर वही सब शुरू कर देती थी। मुझे कई बार ऐसा लगता था जैसे मैंने उसका असली चेहरा कभी देखा ही नहीं। मैं उसका चेहरा देखना चाहता था, बिना रंग रूप के, बिना सजावट के, जैसा वो सच में है। मगर मुझे हमेशा सिर्फ एक सजा हुआ चेहरा ही दिखाई देता था। मैं कभी कभी मन ही मन सोचता था, क्या वो खुद से भी छिप रही है या मुझसे छिप रही है? कमरे में खिड़की थी जिससे सुबह की हवा आती थी, धूप आती थी, बाहर का आसमान दिखता था। मुझे खुला हुआ कमरा पसंद था। मैं कई बार खिड़की खोल देता था ताकि ताजी हवा आए, कमरा हल्का लगे। मगर जैसे ही वो देखती, तुरंत जाकर बंद कर देती और कहती कि बाहर की गंदगी अंदर आएगी, मैंने अभी सफाई की है, धूल भर जाएगी, फिर मुझे दोबारा काम करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कहता था, मगर मुझे उसकी बातों से ज्यादा उसका तरीका बुरा लगता था, जैसे हर चीज उसी की मर्जी से होगी। अगर मैं फिर कभी थोड़ी देर बाद खिड़की खोल देता तो वो फिर उठकर बंद कर देती, जैसे हमारे बीच अब छोटी छोटी चीजों पर भी खींचतान चल रही हो। मुझे ये सब बहुत अजीब लगने लगा था। एक कमरे में दो लोग रहते थे, मगर एक को हवा चाहिए थी और दूसरे को बंद कमरा। एक को सादगी चाहिए थी और दूसरे को सजावट। एक को अपनापन चाहिए था और दूसरे को बस अपनी आदतें। मैं कई बार सोचता था कि उससे प्यार से कहूं कि देखो, इतना मेकअप मत किया करो, हम दोनों पति पत्नी हैं, हम एक दूसरे के सामने बनने संवरने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो, मुझे सादगी पसंद है, तुम्हारा सीधा सादा चेहरा मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। मगर जब भी मैं बात शुरू करता, वो तुरंत टाल देती। कभी कहती कि आप मुझे कंट्रोल मत कीजिए, कभी कहती मुझे जैसा रहना है मैं वैसे ही रहूंगी, कभी मुस्कुराकर बात बदल देती, मगर मेरी बात को कभी सच में नहीं सुनती थी। मैं चाहता था वो समझे कि मैं उसे रोकना नहीं चाहता, मैं बस उसके करीब आना चाहता हूँ, मैं उसका असली रूप देखना चाहता हूँ, वो चेहरा जो सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, मेरे लिए हो। मगर वो शायद मेरी बात को सिर्फ रोक टोक समझती थी। पूरा दिन वो कभी कपड़े चुनती, कभी नया सामान देखती, कभी शीशे के सामने बैठी रहती, कभी मेकअप की वीडियोस देखती, कभी कुछ नया लगाती रहती, और मैं एक तरफ बैठा उसे देखता रहता। मुझे समझ नहीं आता था कि वो इतनी खूबसूरत होते हुए भी खुद को इतना बदलने की जरूरत क्यों महसूस करती है। मैं कई बार सोचता था, शायद उसे खुद पर भरोसा नहीं, ये शायद यही उसका शौक है। मगर जब कोई शौक इंसान को अपने सबसे करीब वाले से दूर कर दे, तो फिर वो शौक नहीं, दीवार बन जाता है। रात को हम एक ही बिस्तर पर लेटते थे, मगर बीच में खामोशी होती थी। मैं करवट बदलकर उसे देखता तो वो फोन पर लगी होती या क्रीम लगा रही होती। मैं कुछ कहना चाहता, मगर फिर चुप रह जाता, क्योंकि मुझे पता था बात होगी तो या तो टल जाएगी या झगड़े में बदल जाएगी। धीरे धीरे मैंने भी बोलना कम कर दिया था। आदमी हर बार समझाने की कोशिश करे और हर बार अनसुना हो जाए तो एक समय के बाद वो चुप हो जाता है। मैं भी वैसा ही हो गया था। मैं ऑफिस में रहता तो काम में मन लगा लेता, मगर घर लौटते वक्त मन भारी होने लगता था। पहले इसी घर में आने की जल्दी होती थी, अब कदम धीमे हो जाते थे, क्योंकि पता था अंदर जाकर फिर वही खामोशी मिलेगी, वही खुशबू मिलेगी, वही शीशा मिलेगा और वही दूरी मिलेगी। मुझे कभी कभी लगता था कि शायद गलती मेरी है, शायद मैं पुरानी सोच का हूँ, शायद मुझे उसे उसके तरीके से जीने देना चाहिए। मगर फिर दिल कहता था कि बात मेकअप की नहीं है, बात रिश्ते की है। अगर इंसान अपने साथी की एक छोटी सी भावना भी न समझे तो फिर रिश्ता कैसे चलेगा? मैं उसे सादगी में देखना चाहता था,
क्योंकि मुझे उससे प्यार था, उसके चेहरे से नहीं, सिर्फ उसके सजने से नहीं। मैं उसे वैसे देखना चाहता था जैसे वो सच में है, मगर शायद वो खुद भी अब वैसे रहना भूल चुकी थी। वक्त गुजर रहा था, शादी आगे बढ़ रही थी, मगर हमारे बीच की नजदीकी वहीं की वहीं अटकी हुई थी। और मैं हर दिन ये महसूस करता था कि हम साथ रहकर भी साथ नहीं रहे। हमारी शादी को भी पूरा 1 साल हो चुका था और आज हमारी पहली सालगिरह थी। सुबह से ही मेरे मन में अलग से खुशी थी, चाहे पिछले कुछ महीनों में हमारे बीच दूरी आ गई थी। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव भी होने लगा था, मगर फिर भी मैं चाहता था कि आज का दिन अच्छा गुजरे। मैं सोच रहा था कि शायद ये दिन हमारे रिश्ते में फिर से मिठास ले आए, शायद हम दोनों फिर से वैसे हंसे जैसे शादी के शुरू में हंसते थे। इसलिए मैंने उसके लिए एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखी थी। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, घर को सजवाया, कमरे में हल्की लाइटें लगवाई, फूल मंगवाए, केक लिया और उसकी पसंद का खाना भी ऑर्डर किया। मैं चाहता था कि जब वो ये सब देखे तो खुश हो जाए और मेरे मन की बात समझे। शाम को जब वो कमरे से बाहर आई और उसने सजावट देखी तो सच में उसके चेहरे पर पहली बार वैसी चमक आई जैसी मैं बहुत दिनों से देखना चाहता था। वो खुश होकर इधर उधर देखने लगी, कभी लाइटें देखती, कभी फूलों को छूती, कभी केक को देखकर मुस्कुराती। फिर मेरी तरफ मुड़ी और बोली, आपने ये सब मेरे लिए किया है? मैंने हंसकर कहा, हाँ, और किसके लिए करता। वो उस समय सच में बहुत खुश थी। उसने पहली बार बिना बहस, बिना किसी ताने के मुझे गले लगाया तो मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। हम दोनों ने साथ बैठकर केक काटा, तस्वीरें ली, खाना खाया और कुछ देर तक सब ठीक चलता रहा। मैं अंदर से सुकून महसूस कर रहा था कि शायद अब सब पहले जैसा हो सकता है, मगर खुशी के पल ज्यादा देर नहीं टिके। सब शांत होने के बाद वो मेरे पास आई और बिल्कुल सीधे ढंग से बोली कि मुझे सोने का सेट चाहिए। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया। मुझे लगा कि शायद मजाक कर रही है, मगर उसके चेहरा गंभीर था। उसने फिर कहा, पहली एनिवर्सरी है, मुझे अच्छा सा गोल्ड सेट चाहिए। मैंने मन में हिसाब लगाया, मेरी तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं थी, खर्चे पहले से बढ़े हुए थे, मगर फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं अपने लिए भी कमाता हूँ और उसके लिए भी कमाता हूँ। अगर उसकी ये इच्छा है तो पूरी करनी चाहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, हम कल ही ज्वेलरी की दुकान चलेंगे और तुम्हारे लिए अच्छा सा सोने का सेट लेंगे। मेरी बात सुनते ही वो बहुत खुश हो गई, जैसे उसे बस इसी जवाब का इंतजार था। रात भर वो नए कपड़ों की बात करती रही, कौन सा सेट लेगी, कैसा डिजाइन होगा। मैं उसे देखता रहा और सोचा कि चलो, अगर इससे वो खुश है तो ठीक है। अगले दिन वो सुबह से ही तैयार होने लगी। बहुत जल्दी उठ गई, नहाई, अच्छे कपड़े पहने, मेकअप किया, बाल बनाए और बार बार शीशे में खुद को देखती रही। फिर बोली कि हम चांदनी चौक चलते हैं, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी की दुकानें हैं और वापसी में कुछ खा पी भी लेंगे। मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों निकल पड़े। रास्ते भर वो बहुत खुश थी, कभी मोबाइल देखती, कभी दुकानों की बातें करती। मैं उसे खुश देखकर शांत था। चांदनी चौक पहुंचकर हम एक बड़ी सी ज्वेलरी शॉप में गए। दुकान बहुत चमकदार थी, चारों तरफ रोशनी थी, काउंटरों में सोने के सेट सजे थे। कई लड़कियां वहां काम कर रही थी, ग्राहक भी काफी थे। रिया एक काउंटर पर बैठकर सेट देखने लगी। वो एक के बाद एक डिजाइन निकलवाती, कभी पहनकर देखती, कभी शीशे में देखती। मैं पास खड़ा उसे देख रहा था। तभी अचानक उसका चेहरा बदल गया। मैंने देखा सामने दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी थी। जैसे ही रिया की नजर उस पर पड़ी, वो एकदम ठिठक गई और सामने वाली लड़की भी उसे देखते ही सख्त हो गई। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखती रहीं, फिर लगभग एक साथ तेजी से चली और शोरूम के एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। सामने वाली लड़की ने बहुत गुस्से में कुछ कहा, रिया भी जवाब देने लगी। दोनों के चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती हैं। मैं दूर से देख रहा था, मगर समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने रिया को पहले कभी इस लड़की का नाम लेते नहीं सुना था। फिर ये कौन थी और इसे देखकर रिया इतनी क्यों घबरा गई। कुछ ही पलों में रिया वापस मेरी तरफ आई, मगर उसका रंग उड़ा हुआ था, चेहरा पीला पड़ गया था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे चक्कर आ रहे हैं, हम घर चलते हैं, सेट फिर कभी और ले लेंगे। मैंने हैरानी से कहा, अरे अभी तो आए हैं, मैं कुछ एडवांस दे देता हूँ या बुक कर देते हैं, फिर चलेंगे। मगर उसने लगभग घबराकर कहा कि नहीं, अभी नहीं, मुझे अभी घर जाना है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने पहली बार उसे इतना परेशान देखा। मैं तुरंत उसे लेकर बाहर आया। रास्ते में वो चुप थी, गाड़ी में बैठी रही, उसका हाथ ठंडा था। मैं पूछता क्या हुआ, कौन थी वो लड़की, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। घर पहुंचते पहुंचते उसकी हालत और खराब होने लगी। उसने सर पकड़ लिया, फिर अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए, उन्होंने उसका चेकअप किया, नब्ज देखी, दवा दी। फिर बोले, इन्होंने बहुत ज्यादा टेंशन ली है, ये अचानक ये डर गई हैं, घबराहट की वजह से बेहोश हुई हैं। चिंता की बात नहीं है,
थोड़ी देर में होश आ जाएगा। मैं डॉक्टर की बात सुनकर चुप रह गया। टेंशन किस बात की? मैंने मन ही मन सोचा, ये खुद तो सबको टेंशन देती है, फिर आज ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने इसे हिला दिया। डॉक्टर दवा लिखकर चले गए और मैं कमरे में उसके पास बैठ गया। वो बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा फीका लग रहा था, मेकअप के नीचे भी उसकी कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। पहली बार मुझे लगा कि वो बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी नहीं है। मैं उसके चेहरे को देखता रहा और मेरे मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि वो लड़की कौन थी और उसे देखकर रिया इतनी क्यों टूट गई थी। कमरे में खामोशी थी और मेरे अंदर शक की पहली रेखा पैदा हो चुकी थी। वो मेरे सामने बेहोश पड़ी हुई थी और मैं उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ उसे नहीं देख रही थी, मेरा दिमाग बहुत दूर तक भाग रहा था। मेरे मन में बार बार वही सवाल घूम रहे थे कि आखिर वो लड़की कौन थी जिसे देखकर रिया इस तरह घबरा गई थी, और वो लड़की भी रिया को देखकर ऐसे क्यों चौंक गई थी, जैसे उसने कोई राज देख लिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझसे छुपाया गया है। क्या ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानती हैं? अगर जानती हैं तो फिर मुझसे क्यों छुपाया गया? और अगर कोई पुरानी बात है तो वो इतनी बड़ी क्या है कि रिया का रंग उड़ गया और वो बेहोश हो गई। मैं बार बार उसी पल को याद कर रहा था जब दुकान में दोनों की नजरें मिली थी। दोनों के चेहरे पर अजीब डर था, जैसे कोई सच्चाई अचानक सामने आ गई हो। मैं एक बार फिर रिया की तरफ देखने लगा। वो बिस्तर पर चुपचाप पड़ी थी, उसका चेहरा फीका था, सांसें चल रही थी, मगर होश नहीं था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मैं कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, फिर अचानक मेरे मन में आया कि अगर मैं उस दुकान पर जाकर उस लड़की को एक बार फिर से देख लूं और उससे बात कर लूं, तो शायद मेरे दिल का शक दूर हो जाए। शायद वो मुझे सब सच बता दे। शायद रिया के बारे में कोई ऐसी बात पता चल जाए जो मुझे जाननी चाहिए थी। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और जल्दी से बाहर निकल गया। मेरा मन बेचैन था, कदम अपने आप तेज चल रहे थे। मैं बिना समय गवाए सीधा उसी ज्वेलरी शॉप की तरफ चला गया। रास्ते भर मेरे दिमाग में सवाल ही सवाल थे। मैं सोच रहा था, अगर रिया होश में आ गई तो क्या कहूंगा? अगर उसे पता चला कि मैं वापस दुकान गया था तो वो क्या सोचेगी? लेकिन उस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी सच जानना था। मैं दुकान पर पहुंचा तो वहां का नजारा बदल चुका था। शाम ढल चुकी थी, दुकान बंद होने वाली थी, लड़कियां जा चुकी थी, मालिक शटर गिराने की तैयारी कर रहा था। मैं जल्दी से उसके पास गया और पूछा, भाई साहब, यहाँ कितनी लड़कियां काम करती हैं? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, साहब, यहाँ 3 लड़कियां हैं और तीनों अभी जा चुकी हैं। मैंने हैरानी से पूछा, 3? उसने कहा कि जी हाँ। फिर मैंने कहा, उनमें से वो कौन थी जो थोड़ी देर पहले मेरी पत्नी से बात कर रही थी? मालिक ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, कौन साहब, मैं समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि एक लड़की थी जिसने मेरी पत्नी को सेट दिखाया था। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। उसने कहा, साहब, यहाँ तो बहुत लड़कियां काम करती हैं, मैं कैसे पहचानूं? मैं उस समय और कुछ नहीं समझ पाया। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। मेरी पत्नी को शायद वही सेट पसंद आया था, मैं उसी बारे में बात करने आऊंगा। उसने सर हिला दिया और दुकान बंद करने लगा। मैं भारी मन से वापस लौट आया। मुझे कोई जवाब नहीं मिला था, उल्टा सवाल और बढ़ गए थे। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि अगर वो लड़की इतनी अहम नहीं थी तो रिया उसे देखकर क्यों कांप गई, और अगर वो लड़की सच में कोई पुरानी पहचान थी तो उसने छुपाया क्यों? घर पहुंचकर मैं सीधा कमरे में गया। रिया अभी भी वैसी ही पड़ी थी। उसकी हालत देखकर मुझे थोड़ी चिंता हुई। मैंने सोचा कि शायद घबराहट से बुखार भी चढ़ गया हो। मैं उसके चेहरे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख देता हूँ, शायद आराम मिले। मैं फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आया, एक कटोरा लिया, कपड़ा लिया और उसके पास बैठ गया। कमरे में खामोशी थी, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे कपड़ा पानी में भिगोकर उसके माथे पर रखने लगा। उसका चेहरा हमेशा की तरह सजा हुआ था, मेकअप वैसा ही था जैसे सुबह था। मैं उसे देखता रहा और सोचता रहा कि ये औरत आखिर है कौन। मैं जैसे जैसे पट्टियां रखता गया वैसे वैसे उसका मेकअप हल्का होने लगा। पहले माथे की परत धुली, फिर गालों की चमक उतरने लगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं बस उसका चेहरा साफ करता गया। कुछ ही देर में मुझे लगा कि रंग बदल रहा है। मैंने कपड़ा फिर चलाया तो पाउडर उतरने लगा, होठों की लाली धुल गई, गालों की चमक गायब हो गई। मैं रुक गया और गौर से देखने लगा। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं धीरे से उसके चेहरे को साफ करने लगा। अब जो चेहरा सामने आ रहा था वो मेरे लिए बिल्कुल नया था और उसी के साथ डरावना भी। उसका पूरा मेकअप उतर चुका था और पहली बार उसका असली चेहरा मेरे सामने था। मैं जैसे पत्थर का हो गया। उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां थी, आंखों के पास महीन रेखाएं साफ दिख रही थी। त्वचा वैसी जवान नहीं थी जैसे मैं रोज देखा करता था। चेहरा थका हुआ और उम्र दराज लग रहा था।
वो कोई 25-26 साल की नाजुक लड़की नहीं लग रही थी, बल्कि मुझसे काफी बड़ी उम्र की औरत लग रही थी। मेरे हाथ कांप गए, मैं पीछे हट गया। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई हों। मैंने पिछले 1 साल में उसे कभी बिना मेकअप के नहीं देखा था। सुबह उठते ही तैयार, रात को सोते समय भी चेहरा सजा हुआ, कभी बिना क्रीम, बिना पाउडर, बिना लिपस्टिक नहीं देखा था। मैं हमेशा सोचता था कि उसे सजना पसंद है, मगर अब समझ आया कि वो सिर्फ शौक नहीं था, कुछ छुपाने की कोशिश थी। मैं उसे घूरता रह गया। मेरा सर घूमने लगा। क्या मैं इतने दिन से धोखे में जी रहा था? क्या उसकी उम्र वो नहीं थी जो उसने बताई थी? क्या उसका नाम भी सच है? क्या वो लड़की दुकान वाली उसे जानती थी और यही राज था? मेरा दिल टूटने जैसा महसूस हुआ। मुझे गुस्सा भी आया, दुख भी और खुद पर शर्म भी कि मैं कैसे इतना बड़ा सच नहीं समझ पाया। मैं कुर्सी पर बैठ गया और दोनों हाथों में सर पकड़ लिया। कमरे में वही खुशबू फैली थी जो मुझे पहले अच्छी लगती थी, मगर अब मुझे घुटन दे रही थी। मैं बार बार उसे देखता और यकीन नहीं कर पाता। वो औरत जिससे मैंने शादी की, जिसके साथ मैं 1 साल से रह रहा था, क्या मैं उसे जानता भी था या सिर्फ उसके चेहरे पर चढ़ी परतों को जानता था? इतने में उसने हल्की सी हरकत की, उसके होठ हिले, उसने करवट लेने की कोशिश की। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। वो धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी पलकें कांपी और धीरे आधी खुली। उसने मुझे देखा, फिर मेरी नजर अपने चेहरे पर देखी और अचानक उसके चेहरे पर डर उतर आया। उसने तुरंत हाथ चेहरे पर ले जाना चाहा, मगर देर हो चुकी थी। मैं सब देख चुका था। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे कोई कैदी रंगे हाथों पकड़ा गया हो। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो भी चुप थी। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी। मेरे मन में तूफान था और उसके चेहरे पर छुपा हुआ राज अब मेरे सामने खुल चुका था। मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं उससे क्या पूछूं और कहां से शुरू करूं, क्योंकि अब शक नहीं बचा था। अब तो सच्चाई सामने थी और वो सच्चाई मेरी पूरी शादी को हिला देने वाली थी। मैं रात भर बिस्तर पर बैठा यही सब सोचता रहा था। मेरी आंखें खुली थी, लेकिन दिमाग कहीं और ही भाग रहा था। कमरे में हल्की सी अंधेरी रोशनी थी और सामने रिया सोई हुई थी, मगर मेरे मन में अब उसके लिए वैसा सुकून नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। अब हर बात शक जैसी लगने लगी थी। मैं बार बार उसी ज्वेलरी शॉप वाली लड़की के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो कौन थी जिसे देखते ही रिया का चेहरा उड़ गया था और वो अचानक बेहोश हो गई थी। मैं जितना सोचता था उतना ही उलझता जा रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरी शादीशुदा जिंदगी के पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे मुझसे जानबूझकर छुपाया गया है। मैं कभी रिया को देखता, कभी छत को देखता और फिर अपने ही सवालों में खो जाता था। कब आंख लगी मुझे खुद पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो धूप पर्दे की दरार से अंदर आ रही थी। मैंने करवट लेकर देखा तो रिया बिस्तर पर नहीं थी। मैं एकदम उठकर बैठ गया और कमरे में नजर दौड़ाई। फिर बाहर से बर्तनों की हल्की आवाज आई। मैं समझ गया कि वो बाहर होगी। मैं चुपचाप उठा और बाहर निकल गया। कुछ देर के बाद मैं नाश्ता लेने नीचे गया और बाहर से नाश्ता पैक करवाकर वापस लौटा। जब कमरे में आया तो जो नजारा देखा उसे देखकर मैं फिर कुछ पल के लिए रुक गया। रिया शीशे के सामने खड़ी थी और बहुत ध्यान से मेकअप कर रही थी, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। उसके सामने कई डिब्बे खुले पड़े थे, ब्रश, पाउडर, क्रीम, सब कुछ सजा हुआ था। वो अपने चेहरे पर परत दर परत कुछ लगा रही थी। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर उसे देखा और फिर धीरे से कहा, तुम्हें अब अपने चेहरे को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब देख लिया है। वो एक पल के लिए रुकी जरूर, लेकिन फिर बोली, क्या देखा आपने? मैंने कहा, मैंने देखा कि जब तुम्हारा मेकअप उतर गया था तो तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया था। तुम वैसी नहीं हो जैसी खुद को बताती हो। तुम 25 साल की लड़की नहीं हो। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। वो बिना मेरी तरफ देखे बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी स्किन थोड़ी खराब है, इसलिए मेकअप करना पड़ता है। मैंने कहा, अगर स्किन खराब है तो इतना मेकअप क्यों करती हो? सच बताओ, तुम्हारी उम्र क्या है और तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? वो फिर भी शांत रही और बोली, मेरी उम्र वही है जो आपको बताई गई थी और मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया। इतना कहकर वो फिर अपने चेहरे पर ब्रश चलाने लगी, जैसे मेरे सवालों की कोई कीमत ही ना हो। मुझे उसके इस रवैये पर भी गुस्सा आया और दुख भी हुआ। मैंने फिर पूछा, और कल ज्वेलरी शॉप में जिस लड़की को देखकर तुम घबरा गई थी, वो कौन थी? क्या तुम उसे जानती हो? इस बार उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और बोली, नहीं, मैं उसे नहीं जानती, बस मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं थोड़ा थक गई थी, इसीलिए चक्कर आ गया। मैंने उसकी आंखों में देखा, मगर वहां मुझे सच्चाई नहीं दिखी, सिर्फ बचने की कोशिश दिखी। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे बाहर आ गया। मैंने खुद को काम में लगाने की कोशिश की, अखबार खोला, मोबाइल देखा, कुछ फाइलें उठाई, मगर दिमाग बार बार उसी बात पर लौट आता था। आखिर वो लड़की मुझे देखकर क्यों डर गई थी और उसने मुझसे बात शुरू होने से पहले ही क्यों कहा था कि उसका मेरी पत्नी से कोई वास्ता नहीं है?
दोपहर तक मैं बेचैन हो चुका था। आखिर मैंने तय कर लिया कि आज ऑफिस जाते समय मैं उस शॉप पर जरूर जाऊंगा और सच जाने बिना नहीं लौटूंगा। शाम को ऑफिस से निकलकर मैं सीधा उसी बाजार पहुंचा। वहां रोशनी जगमगा रही थी, दुकानों में भीड़ थी, मगर मेरे कदम सीधे उसी ज्वेलरी शॉप की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी। वो काउंटर के पीछे खड़ी थी। उसने मुझे देखा और उसका चेहरा एकदम बदल गया, जैसे उसे किसी डरावने सपने की याद आ गई हो। मैं धीरे धीरे उसके पास गया तो वो तुरंत बोली, देखिए, आप यहाँ से चले जाइए, मेरा आपकी पत्नी से कोई वास्ता नहीं है। मैं उसकी बात सुनकर रुक गया, क्योंकि मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं था। मैंने शांत होकर कहा कि मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ, मैं बस वही सेट लेने आया हूँ जो कल मेरी पत्नी देख रही थी। लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम मुझे देखते ही डर क्यों गई और मेरी पत्नी का नाम सुनते ही ऐसा क्यों कह रही हो। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आप यहाँ से चले जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। मैंने कहा, नहीं, अब तुम सच बताओ, वरना मैं रोज आऊंगा। उसने इधर उधर देखा, फिर मुझे दुकान के एक कोने में ले गई जहाँ थोड़ी शांति थी। उसकी आंखें भर आई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर आपको सच पता चल गया तो बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा, मेरी जिंदगी पहले ही उलझ चुकी है, अब सच जानना जरूरी है। उसने कांपती आवाज में कहा, जो आपकी पत्नी है वो मेरी सगी माँ है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में तेज धमाका कर दिया हो। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने कहा, क्या क्या कहा तुमने? उसने आंसू पोंछते हुए कहा कि हाँ, वो मेरी माँ है, मेरी असली माँ। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। हमारे पिता बहुत खराब इंसान थे। वो शराब पीते थे, माँ को मारते थे। घर में रोज लड़ाई होती थी। हम बहुत छोटे थे, मगर सब देखते थे। फिर एक दिन पिताजी की मौत हो गई। हम समझे कि अब माँ हमें संभालेगी, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो हमें छोड़कर चली गई। मुझे और मेरे 2 छोटे भाई बहनों को अकेला छोड़कर चली गई। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन उस दिन के बाद मैं बच्ची नहीं रही। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछा, गलियों में तलाशा, मगर वो कभी नहीं मिली। मैंने छोटे भाई बहनों को पालने के लिए काम करना शुरू किया, घर घर जाकर बर्तन मांजे, फिर यहाँ नौकरी मिली। तब से मैं यहीं पर काम कर रही हूँ। कल जब वो आपके साथ आई और मैंने उन्हें देखा तो मैं पहचान गई, क्योंकि माँ का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन आंखें नहीं बदलती। मैं सुन खड़ा था, मेरी सांसें भारी हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस औरत को मैं अपनी नई दुल्हन समझकर घर लाया, वो किसी की माँ है और मुझसे अपनी उम्र छुपाकर मेरे साथ रह रही है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अगर वो तुम्हारी माँ है तो उसने खुद को जवान लड़की क्यों बताया? उसने कड़वी हंसी के साथ कहा, क्योंकि उन्हें हमेशा नया जीवन चाहिए था। वो हर बार पुराना सच छोड़ देती हैं। उन्होंने हमें छोड़ा, फिर अपना नाम बदला, उम्र बदली, चेहरा बदला और शायद जिंदगी भी बदल ली। मैं अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरे पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक चुकी थी। दुकान की रोशनी धुंधली लग रही थी, आवाजें दूर से आती महसूस हो रही थी। मैंने दीवार का सहारा लिया और बस इतना कहा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? उसने अपने बैग से एक पुरानी फोटो निकाली। उसमें वही चेहरा था, बस बिना मेकअप और उम्र के निशानों के साथ, और उसके साथ 3 छोटे बच्चे खड़े थे। मेरी उंगलियां कांपने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि कल उसे देखकर रिया क्यों घबरा गई थी, क्योंकि उसका अतीत अचानक उसके सामने खड़ा हो गया था और मैं वहां खड़ा था, बिल्कुल टूटा हुआ, हैरान और अंदर तक हिल चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी हो। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर मैंने धीरे से अपना फोन निकाला और उस लड़की की तरफ बढ़ाया। मैंने उससे कहा कि देखो, तुमने आज जो सच बताया है उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। तुमने बहुत बड़ा बोझ अकेले उठाया है। अगर कभी भी तुम्हें या तुम्हारे भाई बहन को किसी चीज की जरूरत पड़े, चाहे पैसों की हो, पढ़ाई की हो, इलाज की हो या किसी सहारे की हो, तो बिना सोचे समझे मुझे कॉल करना। ये मेरा नंबर है। उसने कांपते हाथों से मेरा नंबर सेव किया। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और थकान भी। मैंने फिर उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने धीरे से कहा कि मेरा नाम अंजलि है। मैंने उसे ध्यान से देखा। वो उम्र में अभी बहुत छोटी थी, लेकिन चेहरे पर जिम्मेदारियों की रेखाएं साफ दिख रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसने अपनी उम्र में कई गुना ज्यादा जिंदगी देख ली हो। मुझे उसके ऊपर बहुत तरस आया और सम्मान भी हुआ, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में वो अपने भाई बहनों के लिए काम कर रही थी और सब कुछ सह रही थी। मैं वहां से बिना कुछ और बोले निकल आया। रास्ते भर मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि कोई माँ अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकती है। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा खोला। रिया अंदर बैठी थी, हमेशा की तरह सजी हुई, मगर आज उसके चेहरे का मेकअप भी मुझे ढोंग लग रहा था। मैंने उसे सामने बैठने को कहा। वो मेरी आवाज सुनकर थोड़ा घबरा गई। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया और कुछ देर तक उसे देखता रहा।
फिर मैंने शांत मगर भारी आवाज में कहा, आज मैं उस ज्वेलरी शॉप गया था और वहां मेरी मुलाकात अंजलि से हुई। ये नाम सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं समझ गया कि सच उसके अंदर पहले से कांप रहा है। मैंने कहा कि अब झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मुझे सब पता चल चुका है। वो लड़की तुम्हारी बेटी है और तुम्हारे 2 छोटे बच्चे भी हैं, जिन्हें तुम सालों पहले छोड़कर चली गई थी। रिया रोने लगी और बोली, सुनो मेरी बात, मैं मजबूर थी। मैंने कहा, मजबूर थी या खुदगर्ज थी? मुझे तुम्हारी इस बात से कोई परेशानी नहीं कि तुम पहले शादीशुदा थी। मुझे इस बात से भी कोई ऐतराज नहीं कि तुमने अपनी उम्र छुपाई। लेकिन मैं इस बात को कभी माफ नहीं कर सकता कि तुमने अपने 3 बच्चों को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। तुम एक माँ होकर इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? तुम्हें एक बार भी उनका ख्याल नहीं आया? तुम्हें पता भी है आज तुम्हारे बच्चे किस हालत में जी रहे हैं। बड़ी बेटी नौकरी करके छोटे भाई बहनों का पेट पाल रही है और तुम यहाँ मेकअप और झूठी जिंदगी जी रही थी। वो मेरे पैरों के पास बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं डर गई थी, मैं टूट गई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने कहा, नहीं रिया, गलती वो होती है जो अनजाने में हो जाए। तुमने जो किया वो फैसला था और बहुत ही स्वार्थी फैसला था। जो इंसान अपने बच्चों का नहीं हो सकता, वो किसी का भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। वो जोर जोर से रोने लगी, मगर मेरे दिल में अब कोई नरमी नहीं बची थी। मैंने वहीं अपने वकील को फोन किया और कहा, तुरंत घर आओ, जरूरी काम है। कुछ देर के बाद वकील आ गया। सारे कागजात तैयार हुए। मैंने बिना हिचक साइन कर दिए। रिया कांप रही थी, मगर आखिर उसे भी साइन करने पड़े। मैं चाहता तो उसे समय दे सकता था, मगर मेरे अंदर उसके लिए अब कुछ नहीं बचा था। कागज पूरे होने के बाद मैंने उसका सामान पैक करवाया और साफ कह दिया कि अब इस घर से चली जाओ। उसने जाते जाते एक बार मेरी तरफ देखा। शायद उम्मीद थी कि मैं रोक लूंगा, मगर मैं चुपचाप खड़ा रहा। वो चली गई और दरवाजा बंद हो गया। घर में सन्नाटा फिर से फैल गया। मैं फिर से अकेला हो गया, मगर इस बार अकेलापन पहले जैसा नहीं था। इस बार मेरे अंदर टूटन भी थी और गुस्सा भी। कई दिनों तक तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाया। बार बार उन बच्चों के चेहरे याद आते रहे, खासकर अंजलि का चेहरा, जिसने बिना शिकायत सब कुछ सह लिया था। आखिर मैंने तय किया कि जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, मगर आगे कुछ अच्छा किया जा सकता है। मैं फिर अंजलि से मिला। मैंने उससे लंबी बात की, उसके छोटे भाई बहनों से भी मिला। दोनों बच्चे बहुत मासूम थे, डरे हुए थे, मगर समझदार भी थे। मैंने कुछ लोगों से बात की और उन्हें एक अच्छे आश्रम में शिफ्ट करवा दिया, जहां पढ़ाई, रहने, खाने सबका इंतजाम था। दोनों छोटे बच्चे वहीं रहने लगे और स्कूल जाने लगे। अंजलि ने कहा कि वो काम जारी रखेगी क्योंकि उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैंने उसकी नौकरी नहीं छुड़वाई, मगर उसके रहने का इंतजाम भी वहीं करवा दिया ताकि उसे सुरक्षित जगह मिले। मैं जितना कर सकता था उतना किया। फीस भरवाई, कपड़े दिलवाए, किताबें दिलवाई और समय समय पर जाकर उनसे मिलता रहा। जब भी मैं वहां जाता, दोनों छोटे बच्चे भागकर मेरे पास आते और अंजलि मुस्कुराकर पानी देती। तब मुझे लगता शायद जिंदगी पूरी तरह बुरी नहीं होती, कुछ अच्छा भी बचा रह जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, कोई इंसान इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है कि उसे अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं आए। फिर समझ आता है कि दुनिया में कुछ लोग सिर्फ खुद से प्यार करते हैं, उन्हें रिश्तों से मतलब नहीं होता। मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो खून का रिश्ता ना होकर भी साथ निभा जाते हैं। मैं उस हादसे को भूलना चाहता था, मगर वो मेरी जिंदगी का सबक बन चुका था। अब मैं पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। मैं आज भी उन बच्चों के पास जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनकी पढ़ाई पूछता हूँ, उनके साथ बैठकर खाना खाता हूँ और जब उन्हें हंसते देखता हूँ तो दिल को सुकून मिलता है। मेरी अपनी जिंदगी अब शांत है। मैं काम करता हूँ, घर आता हूँ और चैन से जीता हूँ। दर्द ने मुझे बदला जरूर है, मगर तोड़ा नहीं है। अब मैं खुश हूँ और सबसे बड़ी बात, अब मैं झूठ से दूर हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।